मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी पासवर्ड। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। पहाड़ की चोटी से नीचे छूटा सब कैसा दिखता होगा? पहाड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठा परिंदा तने के इर्द गिर्द रेंगती चींटियों को देखकर खुद पर गर्व महसूस करता होगा ना। मुझे भी वैसा बनना है, उस परिंदे जैसा, पहाड़ की चोटी से नीचे छूट गई दुनिया को देखने वाले जैसा। और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर मौका मिले तो जो कर रहा हूं उससे भी बढ़कर। हेलो, फोन के उस तरफ से आवाज आई तो मैं अपने ख्यालों से बाहर निकला। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ। मैंने उसी रटे रटाए तरीके से बात शुरू कर दी। हाँ जी, उस तरफ से जवाब मिला। अकाउंट होल्डर किसी गांव का रहने वाला था। जितनी जानकारी मुझे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर नजर आ रही थी उसके मुताबिक शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सर, आपके अकाउंट में पिछले कुछ महीनों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आपका अकाउंट बंद होने वाला है। बंद? आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो भी कट जाएगा। अरे पर ऐसे कैसे? अगर आप बंद नहीं करना चाहते तो मुझे कुछ डिटेल्स दे दीजिए, मैं यहीं से रोक दूंगा। जी जी, बंद नहीं करना भाई। उसकी आवाज़ में चिंता थी, मेरा सबसे बड़ा हथियार। अगले कुछ मिनट में मैंने उस आदमी से उसका कार्ड नंबर पूछा, फिर सीवीवी और लास्ट में एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड। घबराहट में वो सब मुझे बताता गया। जब तक उसे समझ आया होगा कि अकाउंट खाली हो चुका है, मैं कॉल काट चुका था और सिम डालकर फेंक चुका था डस्टबिन में। मैंने चैन की सांस ली। सुबह से करीब 7वीं कॉल थी है, पर इसमें इतना हाथ लग गया था कि अगले 2-4 दिन आराम से बैठ सकूं। मैंने लैपटॉप बंद किया और पीछे की तरफ सोफे पर अपना सर टिका दिया। नजर सामने दिखती अधखुली खिड़की पर टिकी थी। कोहरे के बीच से आसमान में खिला आधा चांद नजर आ रहा था। दुखती आंखों को सुकून देती एक रोशनी। साहिल, तुमने सर्दियों में चांद देखा है? अनन्या ने कैसे बच्चों की तरह चहक के पूछा था मुझसे। हाँ, मतलब दिख ही जाता है। मेरा नीरस सा जवाब सुनकर उसने फिर पूछा था। नहीं, ऐसे नहीं, स्पेशली छत पे जाकर बहुत देर तक। मैंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया था। नहीं, ऐसे तो नहीं। तो चलो चलो ना, कहते हुए वो मुझे छत पर ले आई थी। मेरे ठिठुरते हाथों को अपनी गर्म हथेलियों में छुपाए वो देखती रही थी जाड़े की रात का आधा चमकता चांद। और मैं उसे, बताओ ना, तुम्हारा हिस्सा कौन सा है? उसने फिर एक सवाल मेरे सामने रख दिया था। उस रोज मैं चुप रहा था, मगर कभी तो वो जान जाएगी ना, जान जाएगी कि मेरे हिस्से में चांद का बुझा हुआ टुकड़ा आता है, कि मैं उसके लायक नहीं हूं, कि मैं कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर नहीं हूं, एक फ्रॉड हूं, एक चोर। सोचते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से नीचे धकेल दिया हो और मैं गिरता जा रहा हूं, गहरा और गहरा। अपराध की ये दुनिया बड़ी धुंधली है, चमकती स्क्रीन जैसे कोहरे से ढकी कोई सड़क हो। ठीक अगले पल कदम कितने गहरे गड्ढे में रखा जाएगा कोई नहीं जानता। कब एक फेक नंबर से भेजा गया लिंक कोई खोल लेगा और कब मेरी फेक कॉल को सच समझकर मुझे अपनी सारी डिटेल्स बता देगा। मैं बड़े आराम से उसके अकाउंट से पैसे उड़ा लूंगा, या कब मेरी कोई चूक खुद मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी। मैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के नाम से मेल भेजकर, मैसेज करके या बैंक के नाम पर फ्रॉड कॉल्स, जिस दिन जैसे बात बने उसी तरीके से काम करता हूँ। कई बार हफ्तों तक नाकाम भी रहता हूँ। अब इस काम में सिर्फ मेरा स्मार्ट होना काफी नहीं है, सामने वाले का लापरवाह होना भी जरूरी है। इसे अपना हुनर कहूँ या किस्मत, मैं अपने 2 साल के करियर में एक बार भी पकड़ा नहीं गया हूँ। किसी को मुझ पे शक हो भी नहीं सकता है। अच्छे माहौल में पढ़ा हूँ, अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, वेल बिहेव्ड हूँ। सब सिर्फ इतना जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ और वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। यही अनन्या से भी कहा था मैंने, लेकिन उससे बोला ये झूठ दिनों दिन मुझ पर बोझ बनता जा रहा है। जब कोई हमारी हर बात पर बिना एक भी सवाल किए यकीन कर ले, हमारे खुद पर उठते सवालों की गिनती बढ़ने लगती है। ऐसी ही है वो,
पहले दिन से मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने वाली। मुझे याद है सितंबर की वो भीगी सी शाम जब हम पहली बार मिले थे। उस शाम मैं एक लैपटॉप स्टोर में था। नया लैपटॉप खरीदने के बहाने उनके कुछ हैक्स समझने गया था। मैं अपने काम के तरीके को थोड़ा अपडेट करना चाहता था, पर कैसे, ये खोजना अभी बाकी था। तभी मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। यार बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू ही बता ना। मैंने देखा कि मुझसे थोड़ी दूर काउंटर पे खड़ी एक लड़की फोन पे बात कर रही थी। आसमानी कुर्ता, कानों में मोरपंख जैसे झुमके और ढीले जूड़े में बंधे बाल। बेचैनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैं उठकर उसकी तरफ चला गया। कैन आई हेल्प यू? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। किसी अजनबी लड़की से बात करना मेरे लिए कभी इतना आसान नहीं था, लेकिन उस दिन जाने क्या हो गया था मुझे। जैसे वो कोई जादूगरनी थी और मैं बहुत जल्द बंधने वाला था उसके जादू में, या शायद बन चुका था। यस प्लीज, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बोलती जा रही थी। मैं एक पल उसकी तरफ देखता रहा, उससे भी ज्यादा बातें करती उसकी आंखों की तरफ। आप यहाँ काम करते हैं? उसने पूछा। नहीं, बट आई कैन सजेस्ट यू। और फिर मैंने उसके बताए बजट का बेस्ट लैपटॉप चुनकर उसको थमा दिया। मैं कब से उलझी थी। थैंक यू सो मच। मैं अनन्या, कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। साहिल। मेरी आवाज धीमी थी लेकिन धड़कन थोड़ी तेज। उस दिन जाना कि पहली नजर का प्यार कोई कल्पना नहीं, सच है, एक खूबसूरत सा सच। उस दिन के बाद एक बार और हम उसी स्टोर में मिले थे, फिर कॉफी पर। कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे उसकी हर एक बात पसंद थी। उसे मुझ में क्या पसंद था मैं नहीं जानता, मगर एक शाम थाम लिया था उसने मेरा हाथ। कह दिए थे वो 3 जादुई शब्द जो मैं पहले दिन से कहना चाहता था। अनन्या के साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। पूरा दिन साथ बिताकर भी जब वो अपने घर लौटने लगती है तो मैं कह देता हूँ, अरे इतनी जल्दी, बैठो ना थोड़ी देर। आज दोपहर से हम साथ थे। वो कभी अपने मम्मी पापा के, अपने इंजीनियर भाई के किस्से सुनाती तो कभी अपने स्कूल के। बीच बीच में मनोहार भी करती कि मैं अपना लैपटॉप बंद कर दूं। मैं उससे बात करते करते नए नए यूआरएल क्रिएट कर रहा था, ऐसे लिंक्स जिन पर यूजर सिर्फ एक क्लिक करे और उसकी डिवाइस मेरे कंट्रोल में। फिर मैं अगर किसी तरह कार्ड की भी जानकारी जुटा लूं तो उनके बिना ओटीपी बताए, अगर किस्मत साथ दे तो उन्हें अपनी बेवकूफ़ी समझ आने तक मेरा काम निपट चुका होता है। यार जब देखो लैपटॉप, तुम ऐसे बचपन से थे क्या? अनन्या ने डाइनिंग टेबल पर कोहनी टिकाकर अपना माथा पकड़ लिया। नहीं, बचपन में तो बड़ा से आना था। मैं इतरा कर बोलने लगा। टाइम पे होमवर्क, दूध का ग्लास एकदम खाली, बाबा की हर बात। मैं कहते कहते रुक गया। बाबा का जिक्र, उनकी याद हमेशा की तरह मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। बहुत मिस करते उन्हें? उसने पूछा। मुझे वो दिन याद आ गया जब बाबा को हार्ट अटैक आया था और मैं सिवा आंसू बहाने के कुछ नहीं कर पाया था। कहां से लाता इतने पैसे? उस वक्त मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। मेरे ही एडमिशन में तो बाबा अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर चुके थे। सब किसी फिल्म सा मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था, एक धुंधली सी फिल्म। अनन्या ने डाइनिंग टेबल पे रखे मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कॉफी पियोगी? बिना उसके जवाब का इंतजार किए मैं उठकर किचन में चला गया। मैं बिखरना नहीं चाहता था उसके सामने। साहिल, स्पेशल कॉफी बनेगी आज। मास्टरनी जी पीते ही हमारी फैन हो जाएंगी। मैं किचन से बोलता जा रहा था, लेकिन अतीत का वो लम्हा मेरे जहन से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनन्या के जाने के बाद भी नहीं। वो मनहूस दिन मैं कभी नहीं भूल सकता था जब बाबा मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मदद मांग मांग कर भी हार गया था मैं। मेरे पास कुछ था तो वो था मेरा दिमाग, जो बचपन से कंप्यूटर में तेज चलता था, बहुत तेज। बाबा के दफ्तर से घर पर आए पुराने डेस्कटॉप पर ही मैंने क्या क्या नहीं कर डाला था। कितने ही गेम्स बनाए, नए नए प्रोग्राम, और भी जाने कितना कुछ जिसे देखकर
मेरे तमाम दोस्त हैरान रह जाया करते थे। उसी तेज दिमाग का गलत इस्तेमाल पहली बार किया था मैंने उस रोज। कर लिया था मैंने पैसों का इंतजाम, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा मुझे छोड़कर जा चुके थे। उनकी मौत के बाद बैंक से मिले पैसों से जैसे तैसे मेरा कॉलेज तो हो गया था, लेकिन ग्रेड्स इतने कम कि मैं किसी अच्छी नौकरी की उम्मीद नहीं कर सकता था। दो रास्ते थे मेरे पास, या तो किसी सरकारी दफ्तर में सामान्य सी तनख्वाह और खूब सारी मेहनत वाली नौकरी कर लूं, या फिर शॉर्टकट। बाबा के जाने के बाद इतना गुस्सा, इतनी कुढ़न थी मेरे भीतर कि मैं पहला रास्ता तो चुनना ही नहीं चाहता था। मुझे हर हाल में बड़ा बनना था, अमीर बनना था, तरीका चाहे जो भी हो। सुबह के 10 बजने को थे। मैं कई दिनों से अपने अगले शिकार तलाश रहा था, ऐसे लोग जिन्हें आसानी से अपनी बातों में उलझाया जा सके। रात फिर खाना नहीं खाया ना तुमने? वॉक पर भी नहीं गए ना? हर संडे की तरह अनन्या की मीठी सी झिड़की लगातार मेरे कानों में पड़ रही थी। हफ्ते के इस एक दिन उसके स्कूल के बच्चे तो बच जाते हैं, लेकिन मास्टरनी जी की सारी डांट मुझे सुननी पड़ती है। अनन्या ने घर में बिखरी चीजों को सही जगह जमाया, बेडशीट ठीक की, कुशन कवर बदले और फिर पर्दे हटाकर मेरे पास आकर बैठ गई। ठीक से बैठो ना, मुश्किल से सर्वाइकल पेन ठीक हुआ है, फिर से होने लगेगा, कहते हुए उसने मुझे सोफे से टिका दिया। कितनी फिक्र थी इस लड़की को मेरी। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सुनहरी धूप का टुकड़ा उसके चेहरे पर चमक रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? पूरा दिन घर में घुसे काम करते रहते हो, अपना ख्याल भी नहीं रखते। तुम हो ना ख्याल रखने के लिए, मैंने कहा। वो बोली, मेरी बात मानो तब ना। अरे सारी बात तो मानता हूं भाई तुम्हारी। अच्छा, तो फिर कोई नौकरी खोजो, निकलो घर से, और फिलहाल इसे बंद करो। उठो, बाहर चलते हैं, धूप में बैठते हैं ना। कहते हुए उसने लैपटॉप मेरे आगे से उठा लिया। रुको तो, मैंने हड़बड़ा कर कहा, लेकिन मैं कुछ कर पाता इससे पहले वो लैपटॉप बंद कर चुकी थी। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, कहते हुए अनन्या उसे वापस खोलने लगी। कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? आई एम रियली सॉरी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, छोड़ो ना तुम, हो गया होगा सेव। कहते हुए मैंने उसके हाथ से लैपटॉप ले लिया, लगभग छीन लिया। अगर वो सच में स्क्रीन देख लेती तो? बहुत डरता हूं मैं इस ख्याल से। ऐसे ही उस रोज मैं और अनन्या एक कैफे में बैठे थे। अनन्या न जाने कितनी देर से फोन में कुछ कर रही थी, कुछ परेशान थी वो। क्या हुआ? मैंने पूछा तो वो बोली, देखो ना, फिर से अपनी मेल का पासवर्ड भूल गई। हमेशा भूल जाती हूं मैं। मुझे दो तो। उसने अपना फोन मुझे थमा दिया। 5 मिनट की कोशिश के बाद मैंने फोन उसे वापस दे दिया। थैंक गॉड, मैं तो सोचा था फिर से नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिकवरी नंबर भी ऐड नहीं किया था मैंने। वो कितनी खुश हो गई थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने पूछा, पर तुमने किया कैसे? मैं अचकचा गया। मैं कोई बहाना तलाश ही रहा था कि वो बोली, तुमने चोरी से देख लिया था ना उस दिन, है ना? जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं। वो फिर से खिलखिलाने लगी थी। मैंने भी अपनी बदहवासी और चालाकी मुस्कुराहट के तले छुपा ली, लेकिन कब तक? मुखौटों की मियाद ज्यादा लंबी नहीं होती। 2 मिनट में 2 लाख पार, मामला ईमेल फ्रॉड का। अखबार के पहले पन्ने पर हेडलाइन थी। अपनी बालकनी में बैठकर कॉफी के घूंट भरता हुआ मैं सोच रहा था कि अगर यही खबर कोई और पढ़ रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा। शायद थोड़ा डर गया होगा, शायद ये तय किया होगा कि वो अब से थोड़ी और सावधानी बरतेगा। और मैं सोच रहा था कि ये मौका मेरे हाथ क्यों नहीं लगा। कौन होगा वो खुशनसीब जिसने इतना बड़ा हाथ मारा है। मैंने खाली कप सामने मेज पर रख दिया। फोन उठाकर देखा तो अनन्या के कई मैसेज थे, टाइम से खाने, वॉक पर जाने जैसी मीठी हिदायतों से भरे। कुछ चिंता भरे भी कि आज फिर स्कूल से घर लौटने में देर हो जाएगी, फिर ट्यूशन है, माँ के साथ बाजार भी जाना है। ये लड़की भी ना कितनी मेहनत करती है और कभी थकने का नाम तक नहीं लेती। सोची हूँ स्कूटी ले लूं। अनन्या इस बार घर आई तो फिर से वही बात करने लगी। हाँ, कब से कह रही हो तुम
स्कूल बस से घर आती हो, पूरा 2 घंटे वेस्ट करके। 10 मिनट का रास्ता है सिर्फ, मैंने कहा। उसने जैसे मन ही मन को हिसाब लगाया और थोड़ा उदास होकर बोली, अभी नहीं ले पाऊंगी, अगले साल तक देखती हूँ। मैं उसके पास खिसक कर बैठ गया। मेरा बस चले तो अभी चुटकियों में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, पर जानता हूं कि वो मेरी मदद नहीं लेगी। अपने भाई की हेल्प ले लो ना एक बार। उसने एक पल चुपचाप मेरी तरफ देखा, फिर बोली, नहीं, उनसे नहीं। क्यों, भाई है तुम्हारा? मैंने हैरानी से पूछा। पता नहीं, तुम्हें बताना भी चाहिए कि नहीं। भैया की सैलरी इतनी थोड़े है। पापा कहते हैं कि सारा पैसा रिश्वत का है। मुझे नहीं चाहिए बेईमानी का पैसा। मुझे लगा जैसे मुंह में कुछ कसैला घुल गया हो। मैंने हिचकते हुए कहा, एक बार ले लो, लौटा देना जल्दी। अच्छा, जरूरत है तो उसूल तोड़ दूं? बिल्कुल नहीं भाई, थोड़े एक्स्ट्रा ट्यूशन रख लूंगी, कुछ महीने और तंग हो लूंगी, लेकिन ये नहीं। उसका लहजा थोड़ा तल्ख हो गया था। मैं एकटक उसकी तरफ देख रहा था। मेरी छोड़ो, तुम होते तो क्या करते? उसके साधारण से सवाल ने मुझे जैसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो बोलती जा रही थी, तुम भी तो करते हो ना मेहनत, दिन भर काम करते हो, मैं भी कर लूंगी। कितना भरोसा, कितनी इज्जत थी उन आंखों में मेरे लिए। मैं सच में इस लायक था क्या? मैंने नजरें फेर ली। अच्छा बाबा ठीक है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मूवी चले? मैंने बात बदल दी थी, लेकिन सिर्फ बाहर। मेरे भीतर अनन्या की कही बात न जाने कितने दिन हथौड़े की तरह चोट करती रही। मैं खुद से पूछता रहा, ये रास्ता क्यों चुना मैंने? थोड़ा वक्त लगता संभलने में, शायद थोड़ा ज्यादा, पर नामुमकिन भी नहीं था। फिर खुद मेहनत करने के बजाय मैं औरों की मेहनत चुराने वाला क्यों बन गया? वो लड़की जिसके साथ मैं जिंदगी बिताने का सपना देखता हूं, वो अपने उसूलों के लिए इतनी पक्की है, उसे मुश्किलें मंजूर हैं, बेईमानी नहीं। पर मुझ जैसा बेईमान इंसान मंजूर होगा उसे क्या? इस सवाल का जवाब जानता था मैं। इन दिनों मेरे भीतर 2 इंसान रहते हैं। एक वो जो आराम की जिंदगी जीना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी ही क्यों न करनी पड़े। वैसे भी बुरा करने के कितने बहाने होते हैं हमारे पास, उसके पास भी हैं। पर दूसरे इंसान को ये बात मंजूर नहीं है, और ये दूसरा इंसान अनन्या के साथ मेरी जिंदगी में आया है। मुझे ये दूसरा इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसकी हर बात को अनसुना करता हूं और खुद को याद दिलाता हूं कि मुझको अमीर बनना है बस। लेकिन आजकल मेरी ये आवाज भी कमजोर पड़ने लगी है, दबने लगी है उस आवाज तले जो मुझसे पूछती है कि किसकी नजरों में बड़ा बनना है, दुनिया की या अपनी। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। बीते 7 दिनों से मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया था, लेकिन आज फिर कुछ नामों की लिस्ट खोले बैठा था। पिछले आधे घंटे से कुछ सोच रहा था। दिल और दिमाग अलग अलग रास्ते पर थे। कुछ देर दोनों के बीच जूझने के बाद मैंने लैपटॉप एक तरफ सरका दिया। नहीं, अब नहीं करना चाहता था मैं ये सब। फिर करूंगा क्या? मैंने निढाल होकर आंखें मूंद ली। भीतर चलती लड़ाइयां कितना थका देती हैं हमें। 1 हफ्ता और गुजर गया। वो इतवार का दिन था। मैं अनमना सा बैल्कनी में बैठा था। पूरा दिन यूं ही बीता था। आज अनन्या भी नहीं आई थी। कोई जरूरी काम है आज। सुबह मैसेज आया था उसका। मैं उसे फोन करने की सोच ही रहा था कि एक हॉर्न की आवाज आई, लगातार आती रही। मैंने जरा खींच कर नीचे झांका। गली में अनन्या खड़ी थी, अपनी नई रेड स्कूटी के साथ। सरप्राइज! मैं दौड़ कर नीचे चला गया। कलर कैसा है? पापा वाइट बोल रहे थे, पर मुझे यही पसंद था। अनन्या बच्चों की तरह चहकते हुए बता रही थी। राइड पे चले? जल्दी बैठो ना। मैं उसके पीछे बैठ गया। मैं उसकी खुशी में खुश था, बहुत खुश, लेकिन एक उलझन अब भी थी दिमाग में। क्या उसने अपने भाई की हेल्प ले ली? शॉर्टकट चुन लिया? मैंने हिचकते हुए कहा, कैसे मैनेज किया अनन्या? उसने तेजी से स्कूटी का हॉर्न दबाया और चहक कर बोली, आइडिया साहिल, आइडिया। कौन सा आइडिया? मैंने हैरानी से पूछा। EMI पर, और अब तो जल्दी घर पहुंचा करूंगी ना, तो बस एक्स्ट्रा ट्यूशन करूंगी और चुका दूंगी। कहते हुए उसने स्कूटी तेज दौड़ा दी। कितना हौसला, कितना भरोसा था उसे खुद पर, अपनी काबिलियत पर। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया।
वैसे एक न्यूज़ मेरे पास भी है, मैंने कहा तो उसने चहक कर कहा, वो क्या? मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, उम्मीद है मिल जाएगी। मैं बीते हुए स्याह दिनों को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन आने वाले दिन उजले होंगे ये वादा मैं कर चुका था खुद से। सच? थैंक गॉड ऑफिस जाने लगोगे। तुम्हारा ये वर्क फ्रॉम होम बहुत खतरनाक था यार। हाँ सच में, मैंने कहा। उसने स्कूटी की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। उसके उड़ते हुए बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। आज फिर एक पासवर्ड मेरे हाथ लगा था, हम दोनों की खुशियों का, आने वाले बेहतर कल का पासवर्ड। बस इतनी सी थी ये कहानी।